रिकॉर्ड शुरू कर दिया है, आप लोग परमिशन दे दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं कुछ लाल किताब के सूत्रों के विषय में। मेरे मित्रों, लाल किताब के जो नियम कानून हैं, ये ओवरऑल पूरे यूनिवर्स के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं। लेकिन समस्या क्या है लाल किताब में? लाल किताब के लेखक पंडित रूपचंद जोशी ने यह किताब लिखी, वो पंजाब के रहने वाले थे। बात को समझिएगा, पंजाब का होने के कारण उन्हों की जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, नंबर एक। दूसरा, जिस समय ये लिखी गई वो अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश टाइम में अंग्रेजों की सेना में जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसमें नौकरी करते थे। और उस समय पंजाब, क्योंकि आप लोग जानते हैं फिलहाल जो पाकिस्तान टच में है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सारे हमारे पंजाब क्षेत्र से आगे ही टच करते हैं, बलूचिस्तान वगैरह। तो जो उनकी लोकल भाषा थी वो उर्दू और फारसी से संबंधित थी, इस बात को समझिएगा। ये कुछ कारण होने की वजह से लाल किताब की भाषा है वो पंजाबी, उर्दू, फारसी और हिंदी मिक्स है, इस बात को समझिएगा। ये एक खास कारण है। इस वजह से हमारी लाल किताब जो ज्योतिष विधा है, जो ज्योतिष विज्ञान है, ये पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से घर घर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन कुछ हमारे अलग अलग भाषाई, जैसे गुजरात में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अर्नब घोषाल जी म्यूट करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनम्यूट मत होइए कृपया, सभी लोग म्यूट रहिए, सभी लोग म्यूट रहिए प्लीज। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण लाल किताब पूरी तरीके से हमारे अपने ही देश में पूरी तरह से नहीं जा पाई। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आप सभी लोगों के सहयोग से, और बुद्धदेव दत्ता जो कि कलकत्ता के रहने वाले हैं, टीचिंग जॉब में है और ज्योतिष विद्या से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो मेरे साल पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ भी, उनका मैंने सहयोग लिया है। अगर आप लोगों को मेरे शब्दों में कुछ समझने में दिक्कत हो तो आपके सामने बुद्धदेव दत्ता आपको बांग्ला भाषा में, बांग्ला लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग जो डेमो क्लास है शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं, इनको समझिएगा। इसको हकीकत में लाल किताब ना तो बाहर से आई है और ना ही लाल किताब का बाहर से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक है, इस बात को समझ लीजिए। लाल किताब कंप्लीट हमारे प्राचीन ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष से ही निकली हुई है। बस इसमें लैंग्वेज यानी कि भाषा अलग हो जाने के कारण हमारे बहुत सारे लोग इस चीज को अभी पूरी तरीके से समझते नहीं है। ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जबकि भारत से संबंधित है, भारत की है, क्योंकि पुराने समय में ज्यादातर जो किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो वेद पुराण है, चाहे कोई भी, उन सबको संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ज्योतिष की किताबें भी आप लोग देखेंगे वो ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता रहा हूं कि दोस्तों लाल किताब में एक और भी नियम काम करता है। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती, उनके पास अपने जन्म का कोई ब्यौरा भी नहीं होता है, उनके पास जन्म कुंडली भी नहीं है, उनके पास जन्म की कोई डिटेल भी नहीं है। तब भी एक लाल किताब का जानकार ऐसे लोगों को अच्छे फायदे पहुंचा सकता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। अब कैसे पहुंचा सकता है इसको समझिए। सबसे पहले जो व्यक्ति आपके पास आया है और उसकी जन्म कुंडली नहीं है, उस व्यक्ति के पत्नी की कुंडली पूछिएगा। अगर उनकी धर्म पत्नी की कुंडली है तो उनकी धर्म पत्नी की कुंडली से लाल किताब में एक नियम है चंद्र कुंडली बना देना। ये जो वैदिक का नियम है चंद्र कुंडली का वो अलग है,
और लाल किताब का ये अलग नियम होता है। এই আমাকে ডায়েরি দে, तो তোকে जब বললাম भी পাখার हम তলায় বসে उनकी না, সেই पत्नी পাখার की, তলায় বসে খেতে শুরু করলো। मौसमी बुद्धदेव जी ये म्यूट म्यूट करना, करवाइए, ये म्यूट म्यूट नहीं हो म्यूट रही कर हैं लीजिए। और बीच बीच में बोल रहे हैं, इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी एक दो बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, मान जाइए कृपया। तो जब किसी की अपनी जन्म कुंडली नहीं है, यानी कि आप उसकी कुंडली नहीं बना सकते, या उसके पास अपने जन्म कुंडली का ब्यौरा भी नहीं है, डिटेल भी नहीं है, तो भी उसकी जन्म कुंडली नहीं बन सकती है, इस प्रकार से समझिए। तो क्या किया जाए, उनकी धर्म पत्नी की जन्म कुंडली ले लीजिए और उनकी धर्म पत्नी की जन्म कुंडली को चंद्र कुंडली में परिवर्तित कर लीजिए। चंद्र कुंडली में बदलते ही वो कुंडली उनके जीवन साथी, यानी कि अगर पत्नी की कुंडली नहीं है तो पत्नी के हालात बता देगी, और अगर पति के जन्म की डिटेल नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो उनकी पत्नी की कुंडली को चंद्र कुंडली में परिवर्तन करके इस तरीके के हालात बन जाते हैं। ये सबसे ज्यादा सरल और आसान नियम है, इस बात को समझिएगा। और इसके हमेशा से शुरू से बहुत ज्यादा लाभ होते आए, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब दोस्तों, मैंने ये जो फिलहाल फोटो डाला है, ये लाल किताब के रचयिता हैं श्रीमान पंडित श्री रूपचंद जोशी जी। ये पंजाब के जालंधर शहर के फरवाला नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही लाल किताब लिखी थी, सारे समस्त संसार के अनेक विद्वानों से बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा करके और बहुत सारे लोगों की मदद से लाल किताब की रचना की। सबसे पहले 1939 में पहली किताब, फिर 1940 में दूसरी किताब, सरल करते गए, फिर 1941 में तीसरी किताब, फिर 1942 में चौथी किताब, इस प्रकार से 1952 में पांचवी किताब, जो कि दो भाग में है। इस प्रकार से इन्होंने ये किताबें लिखी थी। तो पंडित रूपचंद जोशी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप लोगों को आगे की बात बताऊंगा, इसको समझिएगा। पंडित रूपचंद जोशी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, उन्हों की मेहनत से ही हम लोगों को बड़े बड़े फायदे हुए हैं, ये उन्हीं की मेहनत है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपके आगे एक और दूसरा फोटो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखेंगे, एक सेकेंड। लाल किताब के कुछ नियमों को समझिएगा। अब जो नियम मैं क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? Yes. Yeah. Yes, sir. Yes. एक सेकेंड, कुछ समस्या आ रही है, एक सेकेंड जी हो रही है। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? बुद्धदेव जी बोलिए। हो रही है। हाँ, जी हो सर, रही जी है। सर, हो रहा है। Yes. हो गया है? हाँ, ये देखिए लाल किताब, इसमें लिखा हुआ है ग्रह की दृष्टियां, बहुत जरूरी और बहुत मामूली चीज है। इसमें देखेंगे आप कई सारे एरो खाना नंबर से, ये देखेंगे जन्म कुंडली का खाना नंबर 1, 2, इस प्रकार से ये 12 घर बने हुए हैं, इसको समझिए। इसमें खाना नंबर 1 से एक एरो आप देखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं किस प्रकार से। देखिए मैं एक चीज ও লোগো को बता দিতে হবে। এখানে খানা নম্বর যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে হাউস নাম্বার, বা আমাদের হাউস যেটা ধরি, যেমন ফার্স্ট হাউস, সেকেন্ড হাউস, থার্ড হাউস, ফোর্থ হাউস, সেই হাউসকে এখানে আমাদের লাল কিতাবে খানা নম্বর বলা হয়। স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। ठीक है, ये खाना नंबर 1 है। देखिए ये मैंने लाल रंग का लाइन खींचा है, ये खाना नंबर 2 है, ये खाना नंबर 3 है, ये 4 है, और ये हमेशा फिक्स होंगे। बोलिए बुद्धदेव। এখানে যে ঘরগুলো বলা হয়েছে এটা কিন্তু ফিক্সড, যে কোনো লগ্নই হোক না কেন সেই লগ্নটাকে মেষ লগ্ন ধরেই আমাদের কিন্তু জন্মছক বানাতে হবে। যদি মকর লগ্ন হয়
সেই মকর লগ্নে 10-এর জায়গায় কিন্তু 1 লিখেই, মানে এইভাবেই লগ্নটা 1 লিখে 1 2 3 করেই, মানে মেষ লগ্ন হিসাবেই আমরা কাউন্ট করব, ঠিক আছে? এবং ওটাই খানা নাম্বার 1, মানে প্রথম লগ্ন যেটাকে আমরা ধরছি সেটাই খানা নাম্বার 1 বা হাউস নাম্বার 1। তারপরে হাউস নাম্বার 2, যেটা আমরা এই লাল কিতায় বলবো খানা নাম্বার 2, তারপরে খানা নাম্বার 3, খানা এইভাবে হয়ে যাবে, ঠিক আছে স্যার? প্লিজ कंटिन्यू। ओके, अब ये मैंने एरो दिया है, देखिए ये खाना नंबर 1 है और इससे ये एक एरो निकल के आया है इस पे खाना नंबर 7 पे। 1 के सामने हमेशा 7वां होता है, यानी कि खाना नंबर 1 7 को देख सकता है। एरो को देखिए, तीर को देखिए, ये नीचे आया हुआ है, जबकि 7 से खाना नंबर 1 में कोई एरो नहीं है, यानी कि लाल किलाब सूत्रों के अनुसार खाना नंबर 1 का ग्रह खाना नंबर 7 को 100% दृष्टि से, नजर से देखता है। तो कंप्लीट करिए। খানা নম্বর 1-এ যে গ্রহ থাকবে সেই গ্রহটা তার একটাই দৃষ্টি থাকবে, সেটা হচ্ছে 7 নম্বর ঘরকে, এবং সেটা 100% ক্ষমতা নিয়ে 7 নম্বর ঘরের প্ল্যানেটটাকে দেখবে। কিন্তু 7 নম্বর ঘরের প্ল্যানেট খানা নম্বর 1 মানে এককে কিন্তু দৃষ্টি দিতে পারবে না। তার মানে হচ্ছে লগ্নে বসে থাকা যে কোনো গ্রহ তার 100% দৃষ্টি দিয়ে 7 নম্বর ঘরে বসে থাকা প্ল্যানেটটাকে দেখবে, কিন্তু 7 নম্বর ঘরের বসে থাকা প্ল্যানেটটা 1 নম্বর প্ল্যানেটকে দেখতে পারবে না। प्लीज कंटिन्यू। जी, उसके बाद आप देखेंगे कि ये खाना नंबर 2 है, लेकिन इसके पास कोई दृष्टि नहीं है, इससे निकल के एरो सिर्फ खाना नंबर 6 में गया हुआ है, यानी कि खाना नंबर 2 छठे घर को देखता है। कंप्लीट करिए। 2 নম্বর ঘরে যে যে প্ল্যানেট বসে থাকবে বা 2 নম্বর ঘর 6 নম্বর ঘরকে কেবলমাত্র দেখতে পারে, কিন্তু 6 নম্বর ঘর থেকে 2 নম্বর ঘরকে ওপর কোনো দৃষ্টি আসে না। नेक्स्ट सर। अब आप देखेंगे खाना नंबर 3 की 2 दृष्टियां, एक खाना नंबर 11 को देख रहा है और ये नीचे वाला एरो है ये खाना नंबर 9 इसको देख रहा है। कंप्लीट करिए। খানা নম্বর 3-এ যে যে প্ল্যানেট থাকবে সে খানা নম্বর 11 এর গ্রহকে দেখবে এবং খানা নম্বর 9-এর গ্রহকে দেখবে, কিন্তু ওই দুটো গ্রহ মানে ওই দুটো ঘরে বসে থাকা কোনো প্ল্যানেট কিন্তু খানা নম্বর 3-কে দেখতে পারবে না। नेक्स्ट सर। अब आप देखेंगे अगला घर ये खाना नंबर 4 है, इससे एक एरो निकल के खाना नंबर 10 में गया है, यानी कि खाना नंबर 4 खाना नंबर 10 को देखता है। पहली बात। अब दूसरी बात और समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि खाना नंबर 4 जो खाना नंबर 10 को देख रहा है, तो इसका मतलब समझिए खाना नंबर 4 में जो ग्रह बैठा होगा यहाँ पर, ग्रह अपना पूरा असर खाना नंबर 10 के ग्रह में मिला देगा 100%, 100%, 100%। खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 10 में बैठे हुए ग्रह को, ग्रह से ग्रह इस प्रकार से समझिए अपना पूरा दृष्टि का असर देगा। बोलिए। খানা নম্বর 4-এ যে গ্রহ থাকবে সেই গ্রহটা 10 নম্বর ঘরের গ্রহকে পুরো দৃষ্টিতে দেখবে, কিন্তু 10 নম্বর ঘরের বসে থাকা কোনো গ্রহ কিন্তু খানা নম্বর 4-কে দেখবে না। नेक्स्ट सर। अब आगे आप देखेंगे ये खाना नंबर 5 है जन्म कुंडली का, इसकी दृष्टि सिर्फ एक गई हुई है जो कि खाना नंबर 9 पे है। 5वें घर का ग्रह 9वें घर में बैठे हुए ग्रह को देखेगा, तो 5वें घर की दृष्टि है वो 50% की होती है, 50%, यानी कि खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 के ग्रह में अपना 50% असर, सिर्फ 50%, यानी कि आधा असर मिला देगा। कंटिन्यू करिए। খানা নম্বর 5-এ যে গ্রহ থাকবে সে 9 নম্বর ঘরের গ্রহটাকে দেখবে, কিন্তু তার দৃষ্টির ক্ষমতা থাকবে 50%, কিন্তু খানা নম্বর 9-এ যে প্ল্যানেট আছে সেই প্ল্যানেট কিন্তু খানা নম্বর 5-এর প্ল্যানেটকে দেখতে পারবে না। नेक्स्ट सर। अब आप देखेंगे खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 की दृष्टि खाना नंबर 12 पे जाती है, सिर्फ खाना नंबर 6 खाना नंबर 12 को देखता है, यानी कि खाना नंबर 6 अपना जो भी उसका असर होगा अच्छा या बुरा, वो खाना नंबर 12 के अगर ग्रह होगा तभी, ग्रह होगा तभी, ये भी देखिए ध्यान रखिएगा कि दृष्टि तभी जाएगी जब सामने वाले घर में कोई ग्रह होगा, अगर ग्रह नहीं होगा तो किसी भी ग्रह की दृष्टि सामने वाले घर पे नहीं जाएगी, वहां बैठे हुए ग्रह पे नहीं पड़ेगी।
कंटिन्यू कीजिए। খানা নম্বর 6 যে প্ল্যানেট বসে থাকবে সেই প্ল্যানেট 12 নম্বর ঘরের প্ল্যানেটকে দেখবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো দুটো ঘরেই কিন্তু গ্রহ থাকতে হবে। যদি খানা নম্বর 6 গ্রহ আছে অথচ খানা নম্বর 12-তে কোনো প্ল্যানেট নাই, তাহলে খানা নম্বর 6-এর যে দৃষ্টি সেটা কিন্তু 12 নম্বরে যাবে না। সেই এই রুলটাই কিন্তু সমস্ত ঘরের জন্য এখন পর্যন্ত যা বলা হলো তার জন্য প্রযোজ্য। মানে 1 নম্বর ঘরে প্ল্যানেট আছে কিন্তু 7 নম্বরে যদি কোনো প্ল্যানেট না থাকে তাহলেও যেমন দৃষ্টি যাবে না। ঠিক আছে, নেক্সট স্যার। खाना नंबर 7 किसी भी घर के गृहस्थ को नहीं देखता है, सिर्फ खाना नंबर 7 एक से देखा जाता है। लेकिन खाना नंबर 7 में जो ग्रह बैठा होगा, 7th हाउस का जो प्लेनेट होगा, वो किसी को नहीं देखेगा, वो सिर्फ खाना नंबर 1 के ग्रह से देखा जाएगा। कंटिन्यू करिए। খানা নম্বর 7-এ যে গ্রহটা থাকবে সে তার কোনো দৃষ্টি কিন্তু থাকবে না, কেবলমাত্র তার উপর লগ্নে বসে থাকা গ্রহটাই দৃষ্টি দেবে। মানে খানা নম্বর 1-এ যে থাকবে সে কেবলমাত্র তার উপর দৃষ্টি দেবে। নেক্সট স্যার। खाना नंबर 8, जिसे मौत का घर भी बोला जाता है, ये है। इसके पास उल्टी दृष्टि होती है। खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखता है। ये एरो आप देख सकते हैं, ये 8 से 2 को गया है। खाना नंबर 8 2 को देखता है। अब दूसरी बात समझिएगा, खाना नंबर 1 से लेके 2 3 4 और 5 और 6, ये हमारी जन्म कुंडली में एक तरफ के होते हैं, और यही ग्रह बाद के घरों को, यानी कि 8 7 9 10 11 और 12 को देखते हैं। इनमें एक ऐसा घर 8 है जो 2 को देखता है। कंटिन्यू कीजिए। খানা নম্বর 8-এর যে গ্রহটা আছে সে উল্টো দৃষ্টিতে খানা নম্বর 2-এর গ্রহকে দেখবে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, উল্টো দৃষ্টি সবসময় কিন্তু নেগেটিভ রেজাল্ট দেয়। 1 নম্বর ঘর থেকে 6 নম্বর ঘরকে বলে আগের ঘর বা পহেলা ঘর, আর 7 নম্বর ঘর থেকে 12 নম্বর ঘরগুলোকে বলে বাদ কা ঘর, মানে হচ্ছে পরের ঘর। নেক্সট স্যার, কন্টিনিউ। अब सबसे बड़ी बात है, अगर एक खाना नंबर 1 2 3 4 5 6 इन घरों में ही ग्रह बैठे हों, खाना नंबर दोबारा बोलता हूं, समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, सारे ग्रह जब इन घरों में आ जाएं और बाद के घर जो कि 12 11 10 9 ये हैं, इधर कोई ग्रह ना हो, तो पहली तरफ, इसको दायां हिस्सा भी बोला जाता है, राइट साइड, तो ये ग्रह सोए हुए माने जाएंगे, क्योंकि ये अपने सामने वाले घर खाली होने के कारण किसी को देखेंगे नहीं, तो ये ग्रह सोए हुए कहलाएंगे, लाल किताब सूत्रों के अनुसार। कंटिन्यू कीजिए। লাল কিতাবে আমাদের যে কনসেপ্ট আছে তাতে একটা গ্রহ যদি আর একটা গ্রহকে না দেখতে পায়, তাহলে প্রথম যে ঘরে গ্রহ বসে থাকলেও সেই ঘরের গ্রহকে সোয়া হওয়া গ্রহ এবং ঘরটাকে সোয়া হওয়া ঘর বলে। মানে ওই ঘর থেকে কোনো রকম দৃষ্টি যাবে না। যদি একদিক থেকে বিগিনিং শুরু হয়েছে কিন্তু আরেক দিকে এন্ডিং এর দিকে যদি কোনো প্ল্যানেট না থাকে, তাহলে কিন্তু যে মানে 1 থেকে 6 পর্যন্ত গ্রহ বসে থাকলেও সেই প্রত্যেকটা গ্রহ কিন্তু সোয়া থাকা গ্রহ বা ঘরগুলোকে বলবে সোয়া হওয়া ঘর। যদি অন্য মানে 7 থেকে 12-র মধ্যে প্ল্যানেট থাকে তবেই তাদের দৃষ্টি একটা থেকে অপরের দিকে যাবে। কন্টিনিউ স্যার। ओके, इसी प्रकार से बाद के घरों में अगर सारे ग्रह होंगे, बाद के घर बोले जाते हैं 7 9 10 11 12। कृपया म्यूट हो जाइए, म्यूट है भैया। म्यूट हो जाइए। आप लोग डेमो में हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग इस तरीके से बोलते रहेंगे तो फिर लोग समझ नहीं पाएंगे, बात को समझने की कोशिश करिए। রাজা মিউট হয়ে যা, মধুমিতা মুখার্জি মিউট হও, যারা যারা মিউট হয়ে তারা মিউট হয়ে যা। अगर बाद के घरों में, क्योंकि जन्म कुंडली का 9, माफ करना, 7वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर, अगर सारे ग्रह इन घरों में आ जाएंगे तो पहले घरों में कोई ग्रह ना होने के कारण
बाद के घर में कोई देखेगा नहीं और वो भी सोए हुए कहलाएंगे। कंटिन्यू कीजिए। যদি 7 নম্বর থেকে 12 নম্বর ঘরের মধ্যে শুধু প্ল্যানেট আছে, কিন্তু ওই প্ল্যানেট গুলোর উপর তো কোনো দৃষ্টি আসবে না 1 থেকে 6-এর মধ্যে গ্রহ না থাকার জন্য। তার জন্য পরের ঘরগুলো তো দৃষ্টি না পাওয়ার জন্য ওরাও কিন্তু শুয়ে থাকা গ্রহ বা সোয়া হওয়া গ্রহ বলবে। কন্টিনিউ স্যার। ओके, मैं अब फोटो बदल देता हूँ, इस फोटो को हटा के। ठीक है, ইন্টারাপ্ট করছি বলো। बोलिए। স্যার। ওই গ্যালাক্সি J7 প্রাইম যে যার আছে ও খুব ইন্টারফারেন্স হচ্ছে তার থেকে। গ্যালাক্সি G7 যার আছে সে মিউট হয়ে যাও প্লিজ। ये देखिए, अब नया पोस्टर आया है क्या आपके सामने? हाँ आया है। हाँ, ये ग्रह की दृष्टियां हैं। इस प्रकार से दोबारा समझिए, अगर पहले समझ में नहीं आया है तो आप इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझिए। खाना नंबर 1 7वें घर को देखता है, ये देखिए एरो। फिर खाना नंबर 3 9 और 11 को देखता है। 4 खाना नंबर 10 को देखता है। 5 9 को सिर्फ देखता है, 5 11 को नहीं देखता है। छठा घर 12 को देखता है, 8 दूसरे घर को देखता है। कंटिन्यू कीजिए। যারা আগের দৃষ্টিটা বুঝতে পারোনি তারা দেখো এই ছবিটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো। এখান থেকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে গ্রহগুলোর দৃষ্টি কি। 1 নম্বর ঘরের গ্রহ 7 নম্বরকে দেখবে, 3 নম্বর ঘরের গ্রহ 9 নম্বর এবং 11 নম্বরকে দেখবে, 4 নম্বর ঘরের গ্রহ 10 নম্বরকে দেখবে, 5 নম্বরের ঘরের গ্রহ 10 নম্বরকে দেখবে, এই 5 নম্বর ঘরের 9 নম্বরকে দেখবে, 6 নম্বর ঘরের গ্রহ 12 নম্বরকে দেখবে এবং 8 নম্বর ঘরের গ্রহ 2 নম্বরকে দেখবে, কিন্তু উল্টা দৃষ্টিতে দেখবে। ঠিক আছে। 8वां 1 থেকে 6 दूसरे को। जी। হ্যাঁ, 1 থেকে 6 পর্যন্ত সমস্ত দৃষ্টিগুলো হচ্ছে সোজা দৃষ্টি, এগুলো হচ্ছে পজিটিভ দৃষ্টি। কেবলমাত্র উল্টো দৃষ্টি যেটা, সেটা কিন্তু খারাপ দৃষ্টি। স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। ओके, मैं अब नया पोस्टर डालता हूं। सर आप हिंदी में कंटिन्यू करें, यहाँ जितने भी स्टूडेंट है वो हिंदी समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर कोई हैंड रेस करेगा तो मैं उसको बता दूंगा। ओके कोई ओके दिक्कत नहीं, ओके आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। मैं 1 मिनट एक एक पोस्टर खोल के आप लोगों को आगे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको हम क्लियर करते हैं। ये एक सूत्र अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, बड़ा खास सूत्र है। ये भी दृष्टियों से संबंधित है, क्योंकि लाल किताब में सबसे ज्यादा समझने वाली है लाल किताब की दृष्टियां। अगर आप लाल किताब की दृष्टि समझ जाते हैं तो लाल किताब के सूत्रों को सबसे ज्यादा आसानी से आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से समझ लीजिए, लाल किताब की दृष्टियों का एक अपना अलग महत्व होता है, इस बात को समझिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को लाल किताब की दृष्टियों से संबंधित सबसे ज्यादा आज बताने की कोशिश की है। इस बात को समझिएगा। मैं एक और पोस्टर आप लोगों के आगे अभी शेयर कर रहा हूं, इसको समझिएगा। ये देखिए, नया पोस्टर आप लोगों के सामने आ रहा है। उल्टे घर आम हालात, उल्टे घर आम हालात। ये कॉन्सेप्ट हकीकत में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। उल्टा घर खाना नंबर 8 2 को देखता है। ठीक है, सबसे पहली बात 8 2 को देखता है। और पहले ही मैंने बोला 5वां सिर्फ 9 को देखता है, वो 11 को नहीं देखता है। अमूमन दूसरे जो नियम कानून है ज्योतिष से संबंधित, वहां पर 5वां घर 9 और 11 दोनों को देखता है, आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से। लेकिन लाल किताब में ऐसा नियम नहीं है, इस बात को समझिए। 8 का घर 2 को देखता है। लेकिन दोस्तों किसी जन्म कुंडली में, अब खाना नंबर आप समझ चुके होंगे, जन्म कुंडली का घर 6। अब यहां पे ध्यान करिए, लाल किताब सूत्रों में कुंडली को हमेशा, जन्म कुंडली को हमेशा मेष लगन, यानी कि खाना नंबर 1, मेष का मतलब 1 और मीन का नंबर 12, मीन का नंबर मतलब होता है 12वां घर। हम लोग काल पुरुष कुंडली के अनुसार हमेशा
मेष लगन से जन्म कुंडली की शुरुआत मानते हैं। तो खाना नंबर 6 में हमारी दृष्टि में हमेशा राशि कौन सी होगी? कन्या, यानी कि खाना नंबर 6। ये लोग, ये समझाने की मैंने कोशिश की है। अब खाना नंबर 6 में जब शनिचर बैठा हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था छठे घर की दृष्टि खाना नंबर 12 पे जाती है, लेकिन कुछ ऐसे विपरीत हालात हैं, उनको समझिए। जब जन्म कुंडली के छठे घर में यानी कि खाना नंबर 6 में शनिचर बैठा होगा, यानी कि शनि यानी कि सैटर्न, तो ये खाना नंबर 2 को देखने लगेगा। यानी कि खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा, शनिचर उस ग्रह पे हमला कर देगा। शनि छठे घर में बहुत मंदा होके बैठता है। शनिचर खाना नंबर 6 में बैठता है तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर को भी मंदे फल ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं, ऐसे जातक को। इसी प्रकार से जब हम जन्म कुंडली के बुध पे बात करते हैं, यहां पे लिखा है बुध 3, 6, 9, 12 मारे और शनि छठे से, तो शनि छठे से दूसरे घर की मैंने आपको जो बात बताई है, शनि दूसरे घर का ऊपर हमला करेगा छठे घर से। लेकिन अगर शनि 6 हो और बुध दूसरे घर में हो तो ये हमला नहीं होगा। बाकी कोई भी ग्रह, राहु केतु बृहस्पति, कोई भी बैठा हो, शनि का मित्र हो चाहे शनि का शत्रु हो, दूसरे घर में शनि उस पर हमला कर देगा। इसी तरीके से बुध से संबंधित भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं। बुध का नियम है, बुध जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 12 में बैठेगा तो बुध हमेशा खाना नंबर 6 में बैठे हुए, जो कि उसका अपना ही घर है, इस बात को ध्यान करिए। और बुध आप लोग जानते होंगे मीन राशि पे नीच का कहा जाता है, और बुध जब भी 12वें घर में होगा तो छठा घर यानी कि अपने खुद के घर में ही दूसरे किसी भी ग्रह पे जो बैठा होगा उस पर हमला कर देगा। अब जब हम लाल किताब के सूत्रों के अनुसार बोलते हैं कि खाना नंबर 12 में जब बुध बैठा होगा तो वो छठे घर पे हमला करेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बुध 12वें घर में होगा और छठे घर में, मान लीजिए उदाहरण देता हूं एक एग्जांपल, कि बैठा है बृहस्पति, तो बुध अब छठे घर में बैठे हुए बृहस्पति पे हमला कर देगा। लाल किताब सूत्रों के अनुसार बृहस्पति का मतलब होता है पिता, सोना। ऐसे व्यक्ति का सोना गुम हो जाए, ऐसे व्यक्ति के पिता की सेहत खराब हो जाए, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, या पिता कम उम्र में दुनिया छोड़ जाए, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के सुख ना मिले। इसी प्रकार बुध जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठता है, ये बड़ा खास कॉन्सेप्ट है बुध का, इसको समझिएगा मित्रों। जब बुध खाना नंबर 3 में बैठेगा तो बहुत ज्यादा मंदा और बुरे फल का कहा गया है, यानी कि इसका असर, इसके फल हमें बुरे प्रकार के मिलते हैं, दुख परेशानियों के। ऐसे व्यक्ति के दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को बहन बेटियों के सुखों में दिक्कत होती है, ऐसा व्यक्ति को कम उम्र में कर्जा लेना पड़ जाता है, इस प्रकार के हालात क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़े स्तर पे बुराइयां देखता है। लेकिन बुध खाना नंबर 3 का भी, 3 के सामने आप देखेंगे मैंने दृष्टि बताई थी खाना नंबर 11 पे और खाना नंबर 9 पे, इस बात को समझिए। तो बुध जब भी खाना नंबर 9 में बैठा हो या 9 में ग्रह ना हो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बुध खाना नंबर 3 का 9वें घर पे अटैक करेगा, चाहे 9वां घर खाली हो, चाहे 9वें घर में कोई ग्रह बैठा हो। अब इसको दो तरीके से समझिए। बुध खाना नंबर 3 में है और 9वें घर में यानी 9th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार, जैसे बृहस्पति पिता, सूरज सरकार, या खुद केतु नर औलाद, इस प्रकार से शुक्र पत्नी, मंगल भाई, मित्र, दोस्त, इस प्रकार से हमला करके उनको खराब करेगा। लेकिन अगर खाना नंबर 9 खाली हो तो खाना नंबर 9 में काल पुरुष कुंडली के अनुसार धनु राशि आती है और धनु राशि का मालिक होता है बृहस्पति। तो इस कारण से बुध 3 का 9वां घर खाली होते हुए बृहस्पति, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों के सुख ना मिलना, उसके बुजुर्गों को कोई बीमारी हो जाना, बुजुर्गों की उम्र कम होना, बुजुर्गों की विरासत से धन संपत्ति ना मिलना, बुजुर्गों का मान सम्मान में कमी, और ऐसे व्यक्ति के खुद के मान सम्मान में भी कमी हो जाती है। ये इस प्रकार से बुध तीसरे घर का अपना असर देता है। एक और बात,
अगर किसी जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो, बुध 9th हाउस में जब होगा तो बुध खाना नंबर 12 की सहायता से यानी कि 12 की मदद से खुद अपने ही घर यानी कि खाना नंबर 6 पे और दूसरा अपना घर कालपुरुष कुंडली के अनुसार खाना नंबर 3 में मिथुन राशि, उसका भी मरकरी मालिक है। छठे घर में कन्या राशि, उसका भी बुध मालिक है। बात को समझिए, 9वें घर में बैठा हुआ बुध 12वें घर के ग्रह की मदद से खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह पे भी हमला कर देता है और खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह पे भी हमला कर देता है। इस प्रकार से बुध उल्टी दृष्टि और शनिचर की खाना नंबर 6 से उल्टी दृष्टि, बुध की खाना नंबर 12 और 9 से उल्टी दृष्टियां इस प्रकार से नुकसान करती हैं। इस प्रकार समझिए। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने? बुद्धदेव क्लियर है? किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, मैं लोगों की तो आप কাউরি যদি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে বলো। এটা কি করলো রে বাবা আমার जी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट। ओके, अब देखिएगा, एक हमारे पास लाल किताब के सूत्रों में एक बाहमी मदद यानी कि किसी से मदद लेना या किसी से मदद यानी कि सहायता प्राप्त करना, ये कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोगों के सामने अभी शेयर करता हूं, ये देखिएगा। स्क्रीन शेयर हो गई है बुद्धदेव? क्लियर है? जी सर। ओके, हाँ जी सर। जी जी थैंक यू। ये देखिए, ये हमने लिखा है यहाँ पे बाहमी मदद। इसमें आप देखेंगे खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, और 5 के सामने जस्ट ये देखेंगे 9th हाउस। इसका मतलब समझिए, मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं बाहमी मदद की बात कर रहा हूं यानी कि ग्रह एक दूसरे को मदद यानी कि सहायता देते हैं। इस बात को समझिएगा, ये किस प्रकार से चलता है लाल किताब के अनुसार। तो दोस्तों, इस पोस्टर में, इस फोटो में आप देखेंगे खाना नंबर 1, जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 हमेशा 5 को मदद देगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 खाना नंबर 5 को मदद देता है। इसे इस प्रकार भी आसानी से समझा जा सकता है। खाना नंबर 1 5 को मदद देगा, इस प्रकार से समझिए। और खाना नंबर 5 9 को मदद देगा और खाना नंबर 9 फिर 1 को मदद देगा। अब इस बात को समझिए, खाना नंबर 1, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 में चाहे बैठे हुए ग्रह मित्र हैं चाहे शत्रु हैं यानी दुश्मन हैं चाहे दोस्त हैं, इसका कोई महत्व नहीं होगा। बस इतना असर होगा, मित्र हैं तो ज्यादा सपोर्टिव होंगे और अगर मित्र नहीं है तो कम सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन ये नियम कुंडली पे लाल किताब ग्रामर के अनुसार हमेशा लागू होगा। खाना नंबर 1 5 को मदद देगा, 5 में बैठा हुआ ग्रह 9वें घर में बैठे हुए ग्रह को मदद देगा और 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह 1 को मदद देगा। इसी प्रकार दूसरे घर से 5वां घर देखेंगे तो छठा होगा और छठे से 5वां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 10वां हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही इसी प्रकार से चलेगा। और 10 में से 5वां देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमेशा एक दूसरे को मदद देते हैं और बढ़ाने का काम करते हैं। इसी को लाल किताब में बाहमी मदद बोला जाता है, इस प्रकार समझिए। और ये मदद हमेशा अगर किसी और कारण से खराब ना हो रही हो तो पूरा सहयोग करती है। इसे इस प्रकार से समझिए। अब दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बाद देवस्मिता म्यूट करो, देवस्मिता म्यूट करो। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं एक और चीज आप लोगों के आगे डाल रहा हूं। ये लाल किताब सूत्रों के अनुसार टकराव से संबंधित होती है, इसको समझिएगा। इस पोस्टर में आप देखेंगे टकराव खाना नंबर 1 से 1 आप देखेंगे लाइन आ रही है, खाना नंबर 8 को एरो, इसको समझिए। मैं इसको दोबारा से आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। ये देखिए,
ये खाना नंबर 1 से ये एरो खाना नंबर 8 में आई है। इसे हमारे वैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग बोला जाता है। आप में से ज्यादातर लोग इस विषय पे जानते होंगे, लेकिन लाल किताब में इसे टकराव कहा जाता है। यानी कि खाना नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा, और खाना नंबर 1 में जो ग्रह बैठा होगा वो खाना नंबर 8 में बैठे हुए अच्छे ग्रह के या मित्र ग्रह बैठा हो तब भी उसको खराब कर देगा। ये भी ध्यान करिए, ये टकराव चाहे मित्र बैठे हो चाहे शत्रु बैठे हो। बुद्धदेव म्यूट करवाइए भैया। দেবস্মিতা মিউট হও, প্রচন্ড নয়েজ আসছে তোমার ওখান থেকে। भैया हाथ जोड़ के विनती है, म्यूट हो जाइए। आप हाँ सर, म्यूट हो आप गया। अपने चक्कर में बाकी जो 65-70 लोग बैठे हैं इनको परेशान मत करिए, आप अकेले परेशान हो जाइए। आपको नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन ऐसे मत करिए, लोग दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। तो इस टकराव को समझिए, ये टकराव भी ऐसा ही होगा। खाना नंबर 1 खाना नंबर 8 को, खाना नंबर देखिए 10 से ये एरो गई हुई है 10th हाउस से 5th हाउस में, और देखिए खाना नंबर 6 से यानी 6 हाउस से देखिए लगन में गई है। अब इसको आप काउंट करिए, ये एक दूसरे से छठे और 8वें घर में बैठे हुए ग्रह होते हैं, और एक दूसरे से छठे और 8वें घर में चाहे मित्र ग्रह बैठे हों चाहे शत्रु ग्रह बैठे हों, ये टकराव हमेशा बुरा होगा। एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए जुपिटर यहां पे बैठा हुआ है खाना नंबर 1 में, और राहु बैठा हुआ है खाना नंबर 8 में। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों के सामने। तो अमूमन कहा जाएगा कि बृहस्पति ने राहु को टक्कर मार दी, लेकिन सच ये है कि बृहस्पति यानी कि खाना नंबर 1 का बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देगा, और खाना नंबर 8 का राहु जो होगा वो भी अच्छा फल नहीं देगा। आप इसको समझिएगा उदाहरण से कैसे नहीं देगा। लाल किताब सूत्रों के अनुसार मैंने बोला बृहस्पति पिता और हमारे बुजुर्ग, और राहु को बोला जाता है लाल किताब में ससुर और साले यानी कि ससुराल से संबंधित। तो जब बृहस्पति इस प्रकार के राहु को टक्कर मारेगा तो क्या होगा, इसको समझिए। साले और ससुर 8 में राहु है, तो राहु से संबंधित रिश्तेदार हैं ससुर और साला। तो साला को या ससुर को बृहस्पति से संबंधित बीमारी, मतलब कि दमा, तपेदिक या पैरालिसिस जैसे अटैक हो जाए, ये तो ससुराल के साथ हालात होंगे। अब ऐसे व्यक्ति का खुद का बृहस्पति जो खाना नंबर 1 में बैठा है जुपिटर, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जो बुजुर्ग हैं उनको कोई दिमागी दिक्कत हो जाए मेंटली तौर पे, या फिर ऐसे व्यक्ति के बुजुर्ग पिता दादा वगैरह राहु से संबंधित सोच विचार में मंदे फल आ जाएं, यानी कि उनकी सोच अच्छे हालात की ना हो। इस प्रकार से ये षडाष्टक योग यानी कि टकराव अपने बुरे असर देता है। और इसी में अगर हम एक और उदाहरण समझा दें, खाना नंबर 10 10th हाउस और खाना नंबर 5, ये देखिए 10 से काउंट करेंगे, 10 को 1 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10वें घर से छठा घर 10वें घर से 5वां घर है, वो जन्म कुंडली का 5वां है, लेकिन 10 में से देखेंगे तो वो 8वां, यानी कि फिर यहाँ टकराव यानी कि षडाष्टक योग बन गया। तो 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो वो 5वें ग्रह के साथ, जो 5वें ग्रह होगा उसके साथ भी इसी प्रकार के मंदे असर देगा। अब इसको समझ लीजिए कैसे। 5वें घर को लाल किताब सूत्रों के अनुसार पढ़ाई लिखाई से संबंधित माना जाता है, और 10वें घर को लाल किताब के अनुसार आपका कर्म क्षेत्र यानी कि आपकी दुकान, आपका ऑफिस कार्यालय, इस प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति की 5वें घर से संबंधित पढ़ाई लिखाई और 10वें घर से संबंधित कामकाज की जगह पे उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई लाभ ना होगा, इसको समझिएगा। मतलब कि उसको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई लाभ यानी कि फायदा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये लाल किताब सूत्रों में
इस प्रकार से समझने पे बहुत आसानी होती है, इसको समझिए। अब मैं आप लोगों के सामने एक और पोस्टर लेके आया हूं, इसको शेयर कर देता हूं। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ जी सर। ओके। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में सिर्फ खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 में ग्रह लिखा है। ग्रह मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर्टिकुलर किसी भी 1 या 2 या 3 ग्रह से संबंधित बात नहीं। मतलब खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 में लगातार 1 2 3 इस प्रकार से, बात को समझिएगा, इस प्रकार से, मतलब इसमें और इसमें और इसमें, यानी कि 2 3 और 4 में ग्रह बैठ जाएं, तो ये अगर वर्ष फल में आ जाए, इसको भी समझिए, किसी साल में, क्योंकि लाल किताब में वर्ष फल का एक कॉन्सेप्ट है। जन्म कुंडली से लाइफ का लब्बो लुआब, दशाएं महादशाएं, यानी कि 35 साला चक्र 36 साला चक्र निकलते हैं, लेकिन उनके अलावा एक वर्ष फल बनता है, और वो वर्ष फल कोई भी ग्रह किसी भी साल किसी भी घर में जा सकता है। तो किसी जन्म कुंडली में किसी साल में खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 में कोई भी अच्छे या बुरे ग्रह, मित्र ग्रह या दुश्मन ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है, यानी कि उसको कर्जा लेने के हालात कुदरती रूप से बनते हैं, इसको समझिएगा। ऐसे व्यक्ति को कर्जा लेना ही पड़ेगा जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 में इस तरीके से ग्रह बैठे होंगे, तो उस व्यक्ति को कर्जा उठाना ही पड़ेगा किसी भी कारण विशेष से, इसको समझिए। अब दोस्तों मैं एक और नया फोटो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। थोड़ा म्यूट कीजिए आप। ये भी कर्जे से संबंधित ही है। वीरेंद्र जी आप म्यूट हो जाइए। एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। सर एक एडमिन और बना दो तो यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। अब मेरे को इस समय थोड़ा सा ना दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आपके सामने अब? हाँ हाँ सर। यस सर। ओके। अब इस पोस्टर में आप देखेंगे जन्म कुंडली का खाना नंबर 12, खाना नंबर 1, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 11 में सिर्फ ग्रह लिखे हुए हैं, आप लोग देखेंगे, और कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसको समझिएगा। वीरेंद्र सिंह जी म्यूट कर लो। দাদা আপনি সবাইকে একটু আনমিউট ইয়ে করে দিন না, মিউট অল করে দিন না। আমি কো হোস্ট নয় না স্যার, একমাত্র হোস্ট আছে। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है शेयर करने में, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये देखिए, आप कौन सा पोस्टर देख पा रहे हैं? सर खाना नंबर 12 बुद्धे मुझे बता दीजिए, 12 4 और 1 5। 4 और 5 खाना में गिरे बैठे नंबर हुए हैं। 12, खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर ओके 5। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब
जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, इसको समझ लीजिएगा, किसी साल इस तरीके के हालात हो जाएं, तब भी ऐसे व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है। खाना नंबर 12, खाना नंबर 1, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 5 में चाहे कोई भी ग्रह आके बैठ जाए, यहाँ पे कोई मित्र या शत्रु ग्रहों की कंडीशन नहीं है। अच्छे और बुरे ग्रहों की भी कोई कंडीशन नहीं है। कोई ग्रह ऊंच का हो चाहे नीच का हो, वो भी कंडीशन नहीं है। अगर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खाना नंबर 1, 5, 4 और 12वां, यानी कि सीरीज में बोल दूं 12, 1, 4 और 5 में कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो ये हालात भी ऐसे व्यक्ति को कर्जे की तरफ लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से समझिएगा। अब दोस्तों, एक और खास पोस्टर आप लोगों के आगे डालूंगा, इसको समझिएगा, और बड़ा खास पोस्टर है, इसको समझिएगा। इसमें आपको लाल किताब से संबंधित बहुत सारे नियम कानून क्लियर हो जाएंगे। वो पोस्टर बार बार सामने आ रहा है, इसीलिए पहले ही वो डाल देता हूं। ये लीजिए, ग्रहों के कुछ खास हालात। अब जैसे मैंने पहले शुरुआत में ग्रहों की दृष्टियां बताई आप लोगों को, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया उल्टी दृष्टियां, वो किस प्रकार से ग्रहों को खराब करते हैं, मारते हैं। ग्रहों को खराब करते हैं यानी कि उस ग्रह से संबंधित, इस बात को भी समझ लीजिए, जीवित या निर्जीव, मतलब जानदार या बेजान चीजों का उस ग्रह से संबंधित जो होंगी, जैसे कि बृहस्पति के लिए पिता दादा जीवित हैं, जीवित व्यक्ति हैं। सोना एक वस्तु है, निर्जीव, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। बस इतना ही फर्क है। तो दोस्तों इसको समझिएगा, जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में, फर्स्ट हाउस में, अगर किसी का केतु बैठा हो, तो उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूरज चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे बुरा होके ही बैठा हो, फिर भी केतु खाना नंबर 1 में आएगा तो सूरज के अच्छे हालात दिलवा देगा, यानी कि सूरज को अपना नेक फल देना ही पड़ेगा। इस बात को समझिए। इसी प्रकार से अगर किसी जन्म कुंडली में मंगल खाना नंबर 6 में आएगा, तो मंगल खाना नंबर 6 का भी उस व्यक्ति को सूरज के अच्छे फल, चाहे सूरज मंदा होके बैठा हो, लेकिन उस व्यक्ति को जिसकी वो जन्म कुंडली होगी, उसको सूरज के अच्छे फल मिलेंगे। और अगर राहु खाना नंबर 1 जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में होगा, तो उस व्यक्ति का सूरज यानी कि सन जिस भी घर में, जन्म कुंडली के जिस घर में बैठा होगा, उस घर से संबंधित वस्तुओं पर सूरज ग्रहण का मंदा असर मिलेगा। ये इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। फिर जन्म कुंडली में बुध सेकंड हाउस का, जब भी जन्म कुंडली में बुध सेकंड हाउस का होगा, पैसे के हालात अच्छे करेगा, लेकिन पिता की उम्र पर भारी होगा। इसे समझिए, पिता की उम्र पर भारी होगा। दादा बैठे हैं तो पहले दादा की उम्र पे भारी होगा, दादा के बाद फिर पिता की उम्र पे भारी होगा, ऐसे समझिए। अगर बुध यानी कि मरकरी आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में बैठा है, वो भी रुपए पैसे के लिए अच्छे हालात क्रिएट करेगा, लेकिन माता के जीवन में दिक्कत करेगा, माता को कष्ट देगा, या माता की उम्र को कम भी कर सकता है। इसी प्रकार डॉली म्यूट कर, डॉली अगर म्यूट आपकी कर। जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 11 में यानी कि 11th हाउस में मून आएगा, तो उस जन्म कुंडली में केतु कहीं भी बैठा होगा, केतु के मंदे फल डॉली होंगे। म्यूट करो। अगर जन्म कुंडली में राहु 11वें घर का यानी कि 11th हाउस का राहु होगा, तो उस जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर के फल मंदे मिलेंगे। इस बात को ध्यान करिए। और इसी प्रकार से अगर खाना नंबर 11 में यानी कि 11th हाउस में जुपिटर आएगा, तो राहु का मंदा असर होगा। ये लाल किताब के हिसाब से कुछ खास पॉइंट होते हैं। और जन्म कुंडली के 12वें घर में यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा होगा, तो उस व्यक्ति का
चंद्रमा 12वें घर में होगा तो बुध और केतु दोनों ग्रहों से संबंधित मंदे असर यानी कि मंदा फल मिलेगा, इसको समझिए। और अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 और 12वें घर में होगा यानी कि खाना नंबर 12, मैं दोबारा बोल देता हूं, मरकरी 3rd हाउस, मरकरी 8th हाउस, मरकरी 9th हाउस, मरकरी 12 हाउस, तो उस जन्म कुंडली में चाहे केतु कहीं भी बैठा हो, उस व्यक्ति को केतु के मंदे फल मिलेंगे, उसका मंदा असर देगा, इसको समझिएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आप लोगों के लिए लाल किताब की ग्रामर से संबंधित कुछ टॉपिक रखे हैं। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएंगे, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा समय तक इस डेमो को नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी 6 बजे एक क्लास है, 6 बजे नई क्लास शुरू होगी, तो इसलिए मैंने ये डेमो आप लोगों के लिए 5 से 6 बजे तक के लिए रखा था। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, और जो भाई मेरे डेमो की रिकॉर्डिंग लेना चाहे तो मेरे एप्लीकेशन में आपको ये उपलब्ध रहेगी, वहां से आप देख सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन का नाम है एस्ट्रो गुरु, मेरा नाम है प्रदीप कुमार गुप्ता। मैं दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हरियाणा में यानी कि दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम था गुड़गांव, मेरे शहर को साइबर सिटी भी बोला जाता है। मैं लगभग पिछले 32-33 साल से लाल किताब ज्योतिष पे ही काम करता हूं और इसी को मैंने अपना व्यवसाय बनाया हुआ है। मेरा काम ही जन्म कुंडली और लोगों को पढ़ाना है। लगभग 1000 लोगों को मैंने लाल किताब से संबंधित पढ़ाई करवाई है अभी तक, और पिछले 5 साल से मैं लाल किताब के माध्यम से ही कोर्स कराता हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने अभी कुछ समय पहले ही बनवाई है। इस एप्लीकेशन पे आपको मेरे सारे जो कोर्स बनाता हूँ और इसी एप्लीकेशन पे ही कोर्स करता हूँ, इस बात को समझिएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा आपको मेरा डेमो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो मेरे एप्लीकेशन पे ज्वाइन करने का लिंक भी है। छोटी सी मामूली सी फीस रखी गई है, और जो कि 6 महीने तक आपको क्लास मिलती रहेंगी, और जो भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मेरे वहीं के वहीं उपलब्ध रहेगी, इसको समझिएगा।